नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 14 पर्यावरण अध्ययन। आपने महसूस किया होगा कि कॉलेजेस हो या स्कूल हो, पर्यावरण अध्ययन को अत्यंत महत्वपूर्ण किया गया है, उसको महत्ता प्रदान की गई है। यानी कि सभी विद्यार्थियों को पर्यावरण के बारे में जागरूक किया जा रहा है, उनमें चेतना उत्पन्न की जा रही है। आपने यह भी महसूस किया होगा कि पिछले कुछ वर्षों में कुछ पद जैसे एसिड रेन, अम्ल वर्षा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय ताप वृद्धि, फोटोकेमिकल स्मोग, प्रकाश रासायनिक स्मोग, ग्रीन केमिस्ट्री, हरित रसायन, ऐसे कई पद तेजी से उभर कर आए हैं और हमने उनको समझने का प्रयास किया है। आपने यह भी महसूस किया होगा कि जब कभी भी हम शिक्षाविद या जो समाज के अग्रणी लोग हैं वे आगे आते हैं या जब कभी भी बातचीत के लिए बैठते हैं तो पर्यावरण एक महत्वपूर्ण विषय होता है, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है जिस पर की बात की जाती है। यह इतना अधिक महत्वपूर्ण क्यों हो गया? पिछले कुछ दशकों में ऐसे क्या कारण रहे जिसके कारण पर्यावरण अध्ययन को इतना अधिक महत्वपूर्ण या इतनी अधिक महत्वता दी जा रही है? इसके बारे में हमें इस चैप्टर में जानना होगा, हमें इसको समझना होगा। तो सबसे पहले हम ये समझें कि पर्यावरण है क्या। तो बहुत सरल शब्दों में इसको समझने की कोशिश करें कि आपके आसपास जो कुछ भी है वो पर्यावरण है। आपके आसपास जो कुछ सराउंडिंग है, जो कुछ परिवेश है, उस परिवेश में चाहे वायु हो, मृदा हो, जल हो, बायोटिक या एबायोटिक कंपोनेंट्स हो, यानी कि जैविक और अजैविक घटक हो, ये सभी के सभी पर्यावरण में आते हैं। फिर बात करें कि पर्यावरण रसायन क्या है, जो चैप्टर का नाम है पर्यावरण रसायन, कि हमारे आसपास के क्षेत्र में या हमारे पर्यावरण में जो भी रासायनिक प्रघटनाएं हो रही हैं उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव हो रहा है, वह पर्यावरण रसायन के अंतर्गत आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक प्रघटनाओं का पर्यावरण पर अध्ययन के प्रभाव को हम समझते हैं या पढ़ते हैं, वो क्या कहलाता है? पर्यावरण अध्ययन कहलाता है या एनवायरमेंटल स्टडीज कहलाती है। और क्योंकि ये केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको पर्यावरण रसायन कहते हैं। तो ये बात हमने समझी कि आखिर पर्यावरण रसायन है क्या, पर्यावरण क्या है। अब हम जरा थोड़ा सा और गहराई से बात करें। ऐसे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अब इस बात को समझो, ये कैसे होता? क्या है कि इस प्रकृति में या नेचर में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो अपने आप होती रहती हैं, स्वतः होती हैं, प्राकृतिक जनक घटनाएं कह सकते हैं, और कुछ मैन मेड है, कुछ मानवीय क्रियाकलापों से होती हैं। तो चाहे प्राकृतिक प्रघटनाएं हो, चाहे मानवीय क्रियाकलापों से हो, ह्यूमन एक्टिविटीज से हो, वे क्या करते हैं? इस पर्यावरण में कुछ डिजायरेबल और कुछ अनडिजायरेबल, कुछ वांछनीय परिवर्तन करते हैं, कुछ अवांछनीय परिवर्तन करते हैं। कौन करते हैं? ये प्राकृतिक घटनाएं या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज, मानवीय क्रियाकलाप, ये पर्यावरण में वांछनीय अथवा अवांछनीय परिवर्तन करते हैं। अब ये जो वांछनीय अवांछनीय परिवर्तन है, यदि ये हानिकारक है, बहुत ध्यान से बात को समझने की कोशिश करें कि प्राकृतिक अथवा मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न होने वाले हानिकारक, वांछनीय अथवा अवांछनीय परिवर्तन करने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं। और यह जो घटना हो रही है वो प्रदूषण कहलाती है। तो बात समझ में आ गई? यानी कि ऐसे पदार्थ जिनका पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा हो, ये जो पदार्थ हैं ये चाहे मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा हो रहे हो, चाहे ये प्राकृतिक रूप में हो रहे हो, यदि ये पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं तो इनको प्रदूषक या पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। और इस घटना को, इस प्रघटना को प्रदूषण कहते हैं। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई प्रदूषण क्या है। अब आप इसमें कहीं ये मत समझ लो कि जो कुछ भी प्रदूषक है वे सभी की सभी मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा है, या ये अगर पर्यावरण में आ गए तो ये प्रदूषण करेंगे ही करेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत ध्यान से इस बात को भी बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स,
या सल्फर के ऑक्साइड्स या फिर पार्टिकुलेट मैटर्स। इसका मतलब ये नहीं है यदि ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं तो ये सारे पॉल्यूटेंट्स हो गए। इनकी एक परमिसिबल लिमिट है, इनकी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है। इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से या परमिसिबल लिमिट से जब कभी भी ये ज़्यादा हो जाएंगे तो ये प्रदूषण उत्पन्न करेंगे या ये प्रदूषक की तरह से व्यवहार करेंगे। ऐसा नहीं है कि नेचर में कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर के ऑक्साइड्स भी हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी हैं, लेकिन यदि ये परमिसिबल लिमिट के अंदर हैं, परमिसिबल लिमिट से कम है, थ्रेशोल्ड वैल्यू से ये कम है, देहली मान से ये कम है, तो ये पर्यावरण को हानिकारक नहीं है, ये प्रदूषक नहीं है। लेकिन जैसे ही परमिसिबल लिमिट से ये ज़्यादा हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, प्रदूषण का काम करेंगे। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो पर्यावरण में नहीं होते लेकिन मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न होते हैं और फिर वो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, उनके हम कंटेमिनेंट कहते हैं, उनको हम संदूषक कहते हैं। तो प्रदूषक और संदूषक में आप अंतर आरंभ समझ लें। प्रदूषक में वे पदार्थ हैं जो पर्यावरण में पहले से हैं, केवल उनकी मात्रा बढ़ जाने से वो प्रदूषक के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन संदूषक या कंटेमिनेंट्स वे हैं जो पहले से नेचर में नहीं है, मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं और उसके बाद वे पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं। तो ये सब बातें हमें इस चैप्टर में गहराई से समझनी होंगी। हमें यह भी जानना होगा कि इन जो प्रदूषक हैं इनके सोर्स क्या हैं, इनके सिंक क्या हैं, यानी कहाँ से तो उत्पन्न हो रहे हैं और किस प्रकार ये खत्म होते हैं, उसको भी हमें इस चैप्टर में गहराई से जानना होगा। और कुछ पद जो हमने शुरुआत में कहा कि जैसे एसिड रेन, अम्ल वर्षा या ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय ताप वृद्धि, इसके अलावा हरित गृह प्रभाव, हरित रसायन, इनको भी हमें इस चैप्टर में गहराई से समझना होगा। पर्यावरण प्रदूषण वे पदार्थ जो हमारे परिवेश में अवांछनीय परिवर्तन, पौधे, जंतु अथवा मनुष्यों पर हानिकारक प्रभाव करते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। ये प्रदूषक ठोस, द्रव अथवा गैस हो सकते हैं तथा प्राकृतिक घटनाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। वायुमंडलीय प्रदूषण, वायुमंडलीय प्रदूषण में सामान्यतः क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल का अध्ययन किया जाता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला क्षेत्र जिसमें मनुष्य तथा अन्य प्राणी रहते हैं को क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर कहते हैं। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 10 किलोमीटर तक होती है। क्षोभ मंडल धूल कणों से युक्त क्षेत्र है जिसमें वायु, अधिक मात्रा में जलवाष्प तथा बादल होते हैं। अब आप इसको देखें, स्लाइड को ध्यान से, कि नीचे जहां हम रह रहे हैं पृथ्वी तल से या समुद्र तल से ऊंचाई, उससे 10 किलोमीटर तक यह क्षोभ मंडल है जिसको ट्रोपोस्फियर कह रहे हैं। इस ट्रोपोस्फियर में धूल के कण होंगे, बहुत अधिक संख्या में बादल होते हैं, कुछ जलवाष्प होती है और कुछ अन्य गैसें होती हैं। लेकिन जो 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर कहलाता है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में ओजोन प्रेजेंट है। इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी होती हैं। ओजोन है, ओजोन ट्रोपोस्फियर में नहीं मिलती, ये कहाँ मिलती है, स्ट्रेटोस्फियर में मिलती है, समताप मंडल में। और इसमें इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस भी उपस्थित रहती हैं। तो समताप मंडल की बात करें, समताप मंडल समुद्र तल में 10 से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई का क्षेत्र है। समताप मंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन तथा बहुत सूक्ष्म मात्रा में जलवाष्प होते हैं। यदि हम बात करें पहले ट्रोपोस्फियर की, तो उसमें हमने देखा था कि उसमें जलवाष्प बहुत अधिक मात्रा में थी, इसमें जलवाष्प कम मात्रा में उपस्थित है। वहाँ ओजोन नहीं थी, यहाँ ओजोन गैस उपस्थित है। सूर्य की हानिकारक किरणों के 99.5% भाग को समताप मंडल में उपस्थित ओजोन पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। ये ओजोन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये क्या करती है, सूर्य से जो हानिकारक विकिरणें आ रही हैं, जिसको हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं या पराबैंगनी विकिरणें कहते हैं, उनको ये पृथ्वी पर आने से रोकती है, उनका यह अवशोषण कर लेती है जिससे कि पृथ्वी तक ना पहुंचे। यदि ये ओजोन उपस्थित ना हो स्ट्रेटोस्फियर में, तो ये जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं वो कहाँ तक पहुंच जाएंगी, पृथ्वी तक, हम लोगों तक, पौधों तक, मनुष्यों तक, जंतुओं तक पहुंच जाएंगी, जो कि हमारे लिए विपरीत प्रभाव डालती है, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे त्वचा पर,
इसलिए यहाँ ओजोन का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। क्षोभ मंडल प्रदूषण, यह वायु में उपस्थित अवांछनीय ठोस अथवा गैस कणों के कारण होता है। अब ये गैसीय प्रदूषक इसमें कौन कौन से हैं? सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन के ऑक्साइड्स। सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और कार्बन के ऑक्साइड्स हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोकार्बन और बहुत कम मात्रा में ओजोन। और दूसरे हैं कणकीय प्रदूषक, जिसमें धूल, धूम्र, कोहरा, फुआरा और धुआं, ये सब कणकीय प्रदूषक में आते हैं। तो हमें जो क्षोभ मंडल में प्रदूषण हो रहा है, जो ट्रोपोस्फियर में पॉल्यूशन हो रहा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उसमें गैसीय प्रदूषक कौन कौन से हैं, उसमें कणकीय प्रदूषक कौन कौन से हैं, ये प्रदूषक कैसे उत्पन्न होते हैं, इन प्रदूषकों का क्या प्रभाव पड़ता है मानवीय और जंतुओं के स्वास्थ्य पर और पौधों पर, और साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि इनको कम कैसे किया जा सकता है, इनका सिंक क्या है। और इसी प्रकार हम कणकीय प्रदूषक के बारे में विस्तार से गहराई से पढ़ेंगे। सल्फर के ऑक्साइड्स, यह जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखें सोर्स क्या है सल्फर के ऑक्साइड्स का। ये किससे? ये फॉसिल फ्यूल का जब कभी दहन करेंगे, क्योंकि उसमें सल्फर भी प्रेजेंट होता है और दहन आप जानते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो जब कभी भी फॉसिल फ्यूल का कंबशन करते हैं, जीवाश्म ईंधन का दहन करते हैं, तो सल्फर के ऑक्साइड्स बनते हैं। अब ये जो सल्फर के ऑक्साइड यदि हमारे एनवायरनमेंट में उपस्थित हैं और एक परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा हो गए हैं, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा हो गए हैं, तो ये क्या क्या हानि पहुंचाते हैं कि वायु में उपस्थित SO2 के कारण अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और एप्साइमिया आदि हो जाते हैं। SO2 की उच्च सांद्रता फूलों की कलियों में कड़ापन उत्पन्न करती है, जिससे कि ये शीघ्र गिर जाती हैं। वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीकारक जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड और ओजोन इसे सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं। अब ये हम बात कर रहे हैं कि ये सल्फर के ऑक्साइड उपस्थित हैं, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड हो या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड हो। वायुमंडल में जो ओजोन अथवा हाइड्रोजन परऑक्साइड ये क्या काम करते हैं? ऑक्सीकारक का काम करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। तो ये क्या करेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जब जलवाष्प से मिलती है तो H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। तो हम बात कर रहे थे कि सोर्स के साथ साथ हम सिंक भी देखेंगे कि आखिर जो सल्फर के ऑक्साइड्स बन रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, वो जब जलवाष्प से अभिक्रिया करेंगे, यदि सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा तो जलवाष्प से अभिक्रिया करेगा तो सल्फ्यूरस अम्ल बनाएगा H2SO3, और यदि सल्फर ट्राइऑक्साइड अभिक्रिया करेगा तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। और चाहे सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडेशन पर सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो या फिर सल्फ्यूरस एसिड ऑक्सीडेशन पर सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो, इसका जो फाइनल सिंक है वो H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसके अलावा एक बात और हम कर सकते हैं इसके बारे में कि जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित है, तो कैल्शियम कार्बोनेट भी क्या करेगा? इस H2SO4 से अभिक्रिया कर लेगा और कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो भी इस सल्फर के ऑक्साइड्स को कम करने का काम करते हैं या रिमूव करने का काम करते हैं। दूसरा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन उच्च ताप पर अभिक्रिया कर NO तथा NO2 बनाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ समझने की कोशिश करें, वायुमंडल में आप जानते हैं 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। तो ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती रहती हैं। इसके लिए आवश्यक है कि ताप बहुत अधिक होना चाहिए, उच्च ताप होना चाहिए। और उच्च ताप कब होगा? जब आपने देखा होगा आसमान में बिजली चमकती है, उस समय ये नाइट्रोजन जो वायुमंडल में उपस्थित है जो 78% है और ऑक्सीजन, ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाती है? नाइट्रिक ऑक्साइड बना देती है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जो कि वायुमंडल में उपस्थित है, ये NO2 या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देती है। तो इस प्रकार से वायुमंडल में NO और NO2 बन जाते हैं। मैं बार बार आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा यहाँ पर कि ये सभी वायुमंडल में उपस्थित हैं, लेकिन जैसे ही ये एक परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा होंगे तो ये क्या करेंगे? पॉल्यूटेंट की तरह से काम करते हैं और हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। समताप मंडल में क्या होता है? स्ट्रेटोस्फीयर में, जैसे मैंने पहले आपसे कहा था, समताप मंडल में बहुत अधिक मात्रा में ओजोन उपस्थित है।
तो क्या होगा कि ये जो NO बना नाइट्रिक ऑक्साइड, ये ओजोन से रिएक्शन करेगा और ओजोन से रिएक्शन करके ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन से अभिक्रिया करता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब इससे प्रभाव क्या होता है या हानिकारक प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं, ये कैसे पॉल्यूटेंट की तरह से काम करता है। ये NO2 की अधिक मात्रा में पौधों की पत्तियां जल्दी गिर जाती हैं। NO2 की अधिक मात्रा से प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। आप जानते हैं सब, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। भोजन कैसे बनाते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये आपस में जुड़ते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो क्या बनाते हैं, ये ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो यदि वायुमंडल में NO2 उपस्थित है तो ये क्या करेगी, इस प्रकाश संश्लेषण की दर को, पौधे के भोजन बनाने की दर को, यानी कि फोटोसिंथेसिस को ये कम कर देती है। यह फेफड़ों में उत्तेजना उत्पन्न करती है। इसके बाद एक और जो वायुमंडल में पॉल्यूटेंट की तरह से काम करते हैं वो है हाइड्रोकार्बन। स्वचालित वाहनों में ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण हाइड्रोकार्बन बनते हैं। अब आप इसको बात को समझो, जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं उसमें हम जानते हैं फ्यूल का कंबस्जन होता है। फ्यूल का यदि कंप्लीट कंबस्जन हो जाएगा, बात समझना ध्यान से, तब तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अपूर्ण दहन हो रहा है, उसका इनकम्प्लीट कंबस्जन हो रहा है, और फ्यूल क्या है, फ्यूल हाइड्रोकार्बन है। आप तो जानते हो, चाहे डीजल हो या पेट्रोल हो या केरोसिन हो, ये सब की सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो यदि इनका कंप्लीट कंबस्जन नहीं हो पाता, इनका इनकम्प्लीट कंबस्जन होता है, अपूर्ण दहन होता है, तो ये हाइड्रोकार्बन बच जाते हैं और जो वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। ये जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कैंसर उत्पन्न करते हैं। ये पौधों में एजिंग क्रिएट करते हैं, जिसे हम कहते हैं काल प्रभावन। यह ऊतकों का निम्नीकरण कर देते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यूज, यानी कि ऊतकों का निम्नीकरण कर देते हैं। कार्बन के ऑक्साइड्स, इनमें पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड। कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। जैसा कि हमने पहले बात की कि यदि फ्यूल का, चाहे फॉसिल फ्यूल हो या और किसी प्रकार का फ्यूल हो, इसका यदि कंप्लीट कंबस्जन हो जाता है, पूर्ण दहन हो जाता है, तो इसमें उपस्थित कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यदि इसका कंप्लीट कंबस्जन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रही। पहले वाले में हमने कहा था कि उसमें से हाइड्रोकार्बन शेष बच गए थे। यहाँ हम कह रहे हैं कि वे हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनको लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिली है। ऑक्सीजन की पूर्ण दहन के लिए जितनी आवश्यक मात्रा है वह नहीं मिली, तो बजाय ये कार्बन डाइऑक्साइड के, इसमें कुछ मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन जाती है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये परमिसिबल लिमिट से जैसे ही ज़्यादा होगी ये हानिकारक हो जाएगी। अच्छा, ये एक और बात, यहाँ भी एक और बात पर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा आपका कि हर पदार्थ की परमिसिबल लिमिट अलग अलग है जब वो पॉल्यूटेंट का काम करेगी। ऐसा नहीं है, जैसे मैं उदाहरण से समझाऊं, मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसकी परमिसिबल लिमिट मान लीजिए 40 ppm है, 40 ppm है। जैसे ही ये 40 ppm से ज़्यादा होगी तो ये पॉल्यूटेंट की काम करेगी, पॉल्यूटेंट की तरह से काम करेगी या प्रदूषक की तरह से काम करेगी। वही अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसकी परमिसिबल लिमिट या थ्रेशोल्ड वैल्यू इसकी 5000 ppm है। तो हर एक की परमिसिबल लिमिट या थ्रेशोल्ड वैल्यू अलग अलग है कि 5000 ppm तक CO2 पॉल्यूटेंट की तरह से वर्क नहीं करेगी, लेकिन 5000 से ज़्यादा होने पर फिर ये पॉल्यूटेंट की तरह से वर्क करेगी। तो सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, पार्टिकुलर मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब की परमिसिबल लिमिट अलग अलग होती है, जिससे ऊपर होने पर ये पॉल्यूटेंट का काम करती हैं। अब है क्या कि यदि कार्बन मोनोऑक्साइड परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो ये रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। ये आप पढ़कर आए हैं, आपने ये छोटी क्लास में विज्ञान में पढ़ा होगा कि जो ऑक्सीजन है जिसको हम श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं, वो हमारे आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स, जिनको हम रक्त कणिकाएं भी कहते हैं, वो रक्त कणिकाओं से मिलकर ऑक्सीजन क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाती है, हीमोग्लोबिन
रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से मिलकर ये क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। और उस ब्लड से सर्कुलेट होती हुई, उस रक्त के साथ परिसंचरित होती हुई ऑक्सीजन हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचती है, उनके डिफरेंट टिश्यूज में पहुंचती है और साथ साथ बहुत सारी कोशिकाओं में पहुंचती है। और जहां ये ऑक्सीजन किस काम आती है, ये उपापचयी क्रियाओं के लिए काम आती है। विभिन्न मेटाबॉलिक रिएक्शंस में ऑक्सीजन का रोल है, ये ऑक्सीजन का रोल है। इसीलिए हम कहते हैं श्वास के समय हम ऑक्सीजन अंदर आती है, इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। लेकिन यदि वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित है, क्या उपस्थित है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और वो उसकी डिजायरेबल लिमिट से ज्यादा हो गई है, तो वो क्या करती है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। अब है क्या कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन की तुलना में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन 300 गुना ज्यादा स्थायी है। इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर कॉम्प्लेक्स बनाने की क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में ज्यादा होती है और ये स्थायी भी होती है। तो फिर ये क्या करेगी, ये अब ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने नहीं देगी। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ नहीं जुड़ेगा या कम मात्रा में जुड़ेगा तो उसका परिसंचरण कम होगा, उसका सर्कुलेशन कम होगा, और जितना कम सर्कुलेशन होगा उतना ये ऑर्गन्स तक या टिश्यूज तक या सेल्स तक ये कम पहुंच पाएगी। और कम पहुंच पाएगी तो क्या होगा, ये हमारे पर हानिकारक प्रभाव डालेगी, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो विभिन्न बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एक्शंस हो रहे हैं, जो हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, उन सबको ये रोक देगी। तो यदि कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसा कहा जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का एक सर्टेन लिमिट है, उससे ज़्यादा यदि व्यक्ति उसके कांटेक्ट में आता है तो ये जहरीली हो जाती है और यहाँ तक कि मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत गहरे पॉल्यूटेंट के रूप में काम करती है। यदि रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा 3 से 4% से अधिक हो जाती है तो यह सिरदर्द, नेत्र दृष्टि में क्षीणता, तंत्रिका आवेग में न्यूनता उत्पन्न करती है। और फिर आगे देखें, जिसके बारे में बात कर रहा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा यदि 1300 ppm से अधिक हो जाती है और उसको आधे घंटे तक कोई मनुष्य उसके संपर्क में आ जाए, शब्दों को ध्यान से सुने, 1300 ppm से अधिक सांद्रता यदि कार्बन मोनोऑक्साइड की है और मनुष्य उसके 30 मिनट्स तक, आधे घंटे तक उसके कांटेक्ट में आ जाता है, तो यही कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए प्राणघातक हो जाती है, यह मृत्यु का कारण बन जाती है। इसीलिए आपको याद हो तो ऐसा बार बार चेतावनी देते हैं कि जो ठंडे प्रदेशों में पहले क्या करते थे कि अंगीठी को, जिसको सिगड़ी भी बोलते हैं, उसको जलाकर, उसमें कोयले जलाकर कमरे में सारे दरवाजे खिड़की बंद करके सो जाते थे। लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती थी और कार्बन मोनोऑक्साइड वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होती थी और जो प्राणघातक हो जाती थी। इसके लिए, इसीलिए आजकल इस तरह के कृत्य को, इस तरह के कार्य को मना करते हैं, या फिर कहते हैं कि आप खिड़की अथवा दरवाजा खुला रखें जिससे कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती रहे। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन के द्वारा जीवाश्म ईंधन के दहन, सीमेंट निर्माण में काम आने वाले चूना पत्थर से कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित होती है। जैसे कि हम पहले कह रहे थे, पहले हम ये जानेंगे इसका सोर्स क्या है, इसकी कितनी सांद्रता होनी चाहिए और इसके दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव क्या हैं। तो हम जानते हैं श्वसन में हम सभी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो ये किससे उत्पन्न होगी, श्वसन से, जीवाश्म ईंधन के दहन से। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि यदि फॉसिल फ्यूल का कंप्लीट कंबशन हो जाता है, पूर्ण दहन हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। सीमेंट निर्माण में काम आने वाले चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका भी जब कभी डिकम्पोजिशन होगा तो आप जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो ये सब वो सोर्स हैं या स्रोत हैं जिनसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फियर, उसमें सांद्रता कितनी होती है, 0.03% होती है। CO2 की बड़ी मात्रा से या CO2 अधिक मात्रा में यदि है तो भूमंडलीय ताप वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। इस भूमंडलीय ताप वृद्धि को हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो अभी पहले हमने क्या समझा कि CO2 के सोर्स क्या हैं, फिर हमने देखा CO2 कितनी होती है और यह CO2 से क्या होगा कि यह भूमंडलीय ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिससे कि पृथ्वी की सतह का ताप लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसका सिंक क्या है, यह भी हमें देखना होगा। तो हम जानते हैं जितने भी पेड़ पौधे हैं वे प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग करते हैं।
CO2 पौधों के फोटोसिंथेसिस में काम आती है। और यदि हम समुद्री पौधों की बात करें तो उसमें बहुत अधिक मात्रा, जिसमें एल्गी की हम बात करें तो उसमें ये बहुत अधिक मात्रा में CO2 काम आती है। तो CO2 वहाँ कैसा काम करेगी, सिंक का काम करती है, वहाँ पर CO2 एब्जॉर्ब हो जाती है। भूमंडलीय ताप वृद्धि और हरित गृह प्रभाव, इसको आप थोड़ा सा समझो, देखिए है क्या ये। देखो होता क्या है कि हम ये जानते हैं सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, उससे हमें ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा से हम बहुत सारे कार्य करते हैं और सारी जितनी हमारे मेटाबॉलिक या फिजियोलॉजिकल एक्शंस हैं, हमारी हो, जंतुओं की हो, पेड़ पौधों की हो, उसमें सूर्य के प्रकाश का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। अब क्या है कि ये सूर्य का प्रकाश आया, हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें उपस्थित हैं, तो ये क्या करेंगे, सूर्य का प्रकाश जब हमारे पास आएगा, अधिक ऊर्जा का आएगा, उसमें से कुछ भाग अवशोषित हो जाएगा और शेष भाग क्या होगा, परावर्तित होगा। तो जो भाग परावर्तित हो रहा है उसकी निश्चित रूप से ऊर्जा आपतित की तुलना में कम होगी, ऊर्जा कम हो जाएगी, तरंग दैर्घ्य उसकी बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही ना, जब ऊर्जा कम होगी, क्यों कम हुई, क्यों कुछ उसको अवशोषित कर लिया गया, तो जो बचा हुआ भाग है उसकी ऊर्जा कम होती है, या हम क्या, उसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है। तो यदि सूर्य के प्रकाश हमारे ऊपर आ रहा है, ये पृथ्वी पर आ रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल में आ रहा है, तो वो दृश्य क्षेत्र का है, और जब ये विकिरणें वापस उत्सर्जित होती हैं, ये निकलती हैं, तो वो अवरक्त क्षेत्र की होती हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। अब ये जो विकिरणें जा रही हैं, जिनको सबकी सब उत्सर्जित हो जाना चाहिए था, उसमें से कुछ मात्रा यहाँ अवशोषित कर ली जाती है। उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, या अवशोषित कर लेती है, या ट्रैप कर लेती है, प्रगहित कर लेती है। उससे क्या होगा, उससे वायुमंडल का या पृथ्वी की सतह का धीरे धीरे करके ताप बढ़ता चला जाएगा। और जब ये ताप बढ़ता चला जाएगा, तो ये ताप बढ़ रहा है लगातार, उससे क्या नुकसान हो रहा है, उससे हमें बहुत सारे हमारे डिजीज होंगी, और जो ग्लेशियर्स हैं, वो जो बर्फ के बड़े बड़े हिमखंड हैं, वो पिघलना शुरू हो गए। उससे समुद्र का जल स्तर बढ़ गया, और जब समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है तो जो कोस्टल एरिया आ जाए, तटीय क्षेत्र है, वहां बहुत खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो एक तो हमें थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानना था। एक दूसरा जो हमने टॉपिक का हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा समझो कि आखिर ये है क्या। देखो आपने देखा होगा ठंडे प्रदेशों में जहाँ बिल्कुल बर्फ पड़ी रहती है, वहां भी पौधे उगते हैं, वहां भी फल फूल सब्जियां उगाई जाती हैं। वे कैसे उगाई जाती हैं, आपने देखा होगा, आपने जाना भी होगा और आप जानते भी होंगे कि एक कांच आवृत क्षेत्र होता है। एक किसी क्षेत्र को कांच में हम बंद कर देते हैं, उससे क्या होगा कि उसके अंदर सारे हम पेड़ पौधे लगा देते हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो वो क्या करेगा, अंदर जाएगा, कांच उनके लिए पारगम्य माध्यम है, उससे अंदर चला जाएगा। अंदर जाने के बाद में पौधों से वापस जब वो बाहर निकलने लगेगा, तो कांच से होकर भी अवरक्त विकिरणें बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो वहां ट्रैप कर ली जाती हैं। तो वो क्षेत्र जो कांच से ढका हुआ है, वो क्षेत्र जो कांच से ढका हुआ, उसका टेम्परेचर बाहर की तुलना में थोड़ा ज्यादा हो जाता है, और उससे के कारण से वहां पर फल फूल सब्जियां वनस्पतियां ये सब क्या है, आसानी से पनप जाती हैं। इसको हम हरित गृह कहते हैं, या हरित गृह प्रभाव के नाम से यह जाना जाता है। अब जरा अपनी बात कर लें, जो हम सामान्य प्रदेशों में रह रहे हैं, यहाँ भी जो वायुमंडल है वह भी एक तरह से ब्लैंकेट का काम कर रहा है, एक तरह से वो भी आवरण का काम कर रहा है, वह भी एक हरित गृह का काम कर रहा है। तो जैसे कुछ सूर्य की विकिरणें आएंगी तो वहां तो कांच द्वारा रुक रही थी, यहाँ ये वायुमंडल द्वारा, वायुमंडल में उपस्थित गैसों द्वारा ट्रैप कर ली जाती हैं, जिससे कि यहाँ का तापमान बढ़ रहा है। तो इसको हमें गहराई से समझना होगा। तो हमें इस भूमंडलीय ताप वृद्धि को और हरित गृह प्रभाव को गहराई से जानना होगा, जिसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो अभी इस कक्षा में हमने क्या देखा, हमने यह सीखा कि पृथ्वी में पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के बाद उसका पर्यावरण प्रदूषकों के बारे में जाना। फिर हमने जाना कि कार्बन के ऑक्साइड्स, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड्स, ये सब यदि परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं तो ये क्या काम करते हैं, प्रदूषक की तरह से काम करते हैं, और वायुमंडल में ये प्रदूषण करते हैं। और ये प्रदूषण अधिकतर जो होता है वो ट्रोपोस्फियर में होता है। इसको भी हमने गहराई से सीखा। इससे अगली क्लास में, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि हम हरित गृह प्रभाव को जानेंगे, हम भूमंडलीय ताप वृद्धि के बारे में जानेंगे, उसका हम और गहराई से अध्ययन करेंगे। नमस्कार।